I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike. कॉपीराइट स्ट्राइक। 10 सेकंड की वीडियो क्लिप और बदले में मांगे गए पूरे 50 लाख रुपए, और अगर नहीं दिए तो आपका YouTube चैनल हमेशा के लिए उड़ाया जा सकता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये भारत में 2025 की हकीकत है, जहां बड़े मीडिया हाउसेस खासकर ANI अब कॉपीराइट का इस्तेमाल क्रिएटर्स को चुप कराने और उनसे मोटी रकम वसूलने के लिए कर रही है। ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay, करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा। जिस केस की बात हो रही है वो है मोहक मंगल, एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर जो देश के मुद्दों पर रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाते हैं। मोहक ने ANI की सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप अपनी वीडियो में कमेंट्री के लिए इस्तेमाल की और बदले में आया 50 लाख का डिमांड। अब सवाल उठता है, क्या ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन है या सीधा सीधा एक्सटॉर्शन? आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ANI का पूरा कॉपीराइट खेल कैसे चलता है, क्यों YouTube का सिस्टम इसको और बढ़ावा देता है, और आखिर ये लड़ाई सिर्फ एक क्रिएटर की नहीं बल्कि हर उस आवाज की है जो सिस्टम से सवाल पूछती है। दिस इज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। 2025 में ANI ने एक तरीका अपनाया है कॉपीराइट को हथियार बनाने का। क्या मोहक मंगल ने पूरी वीडियो चोरी की थी? नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड्स, वो भी कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। लेकिन ANI ने सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी और कहा या तो पैसा दो या तुम्हारा चैनल उड़ जाएगा। और यह अकेला केस नहीं है, एक और क्रिएटर को ANI ने 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजी और 18 लाख मांगे, सिर्फ एक म्यूटेड 10-15 सेकंड्स की क्लिप और एक लाइव स्ट्रीम में 1 मिनट की ANI फुटेज यूज करने के लिए। सुन के तो मैं दिमाग ही खराब हो गया मेरा कि ये इतना कैसे हो सकता है। ये अमाउंट 18 लाख प्लस GST 2 क्लिप के लिए, एक 9 सेकंड की, एक 10 सेकंड की। अब मैं पूरी तरह वहां पे घबरा चुका था। भले ही मेरे पास ऑडियंस का सपोर्ट है, सब है, पर अगर ये चैनल चला गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्रिएटर ने कहा ये 18 लाख हमारी 2 साल की YouTube कमाई के बराबर है। ANI अपने ऑफिशियल सब्सक्राइबर्स से भी इतना पैसा नहीं लेता जितना वो यूट्यूबर्स से वसूल रहा है। और चाल क्या है पता है? ANI जानबूझकर तुरंत स्ट्राइक नहीं डालता, वो क्रिएटर्स को पहले अपने फुटेजेस यूज करने देता है, फिर एक साथ मल्टीपल स्ट्राइक्स भेजता है ताकि क्रिएटर YouTube के 3 स्ट्राइक वाले रूल के नीचे दब जाए। जब चैनल डिलीट होने की नौबत आती है तो क्रिएटर मजबूर हो जाता है डील करने पर। एक यूट्यूबर को ANI ने 3 से ज्यादा स्ट्राइक भेज दी। YouTube ने साफ कह दिया आपका चैनल डिलीट हो जाएगा 7 दिन में। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, कोर्ट में लड़ो या 15 से 18 लाख दे दो ANI को। उन्होंने मजबूर होकर पे कर दिया। लगातार प्रेशर बना रहे थे जो क्लेमेंट थे, जिन्होंने मल्टीपल स्ट्राइक्स डाली थी, और आपको पता है सारी कहानी मैंने बताई हुई थी पहले वीडियो में। उनको हम लगातार प्रेशर बना रहे थे और उनको दिख रहा था कि किस लेवल की सपोर्ट हमारे को यहाँ पर मिल रही है। एंड प्रेशर जो बना रहे थे, जो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर उनके साथ हमारी बात हुई फाइनली जा कर के, और हमने जो पैसे हमारे से इकट्ठे हुए थे वो पैसे उनको भेजे और बदले में ANI ने स्ट्राइक्स हटा दी और 1 साल का कंटेंट लाइसेंस दे दिया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कंफर्म किया कम से कम 3 यूट्यूबर्स ने ऐसे ही डील साइन की जिनमें ANI ने 15 से 25 लाख तक मांगे थे। एक केस में तो 40 लाख की मांग की गई थी। क्लियर है, ANI अब कॉपीराइट को रेवेन्यू मॉडल बना चुका है। कंटेंट देखकर स्ट्राइक भेजो, क्रिएटर को डराओ, लाखों की लाइसेंसिंग फी मांगो और फिर लीगल बोलकर बच निकलो। इसका नाम है कॉपीराइट एक्सटॉर्शन। और सबसे डरावनी बात यह है, ये सब YouTube के सिस्टम के अंडर हो रहा है लीगल तरीके से। अब सवाल उठता है, क्या मोहक मंगल और बाकी क्रिएटर्स ने कानून तोड़ा? इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 52 एक क्लियर एक्सेप्शन देता है, फेयर डीलिंग। मतलब अगर आप कॉपीराइटेड कंटेंट को यूज कर रहे हैं क्रिटिसिज्म के लिए, रिव्यू देने के लिए या न्यूज रिपोर्ट या एनालिसिस के लिए, तो वो फेयर डीलिंग माना जाता है और वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं है। तो अगर आप किसी नेता की स्पीच का 10 सेकंड क्लिप दिखा रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं, वो कानूनन अलाउड है। लेकिन असली प्रॉब्लम है इंडिया के कानून में फेयर डीलिंग की कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है। कितना हिस्सा यूज कर सकते हैं, 5 सेकंड, 15 सेकंड, कितना कमेंट्री जरूरी है, क्या म्यूजिक वाला हिस्सा चलेगा, कहीं कुछ नहीं लिखा। ये सारे सवाल केस बाय केस डिसाइड होते हैं, यानी जब तक आप कोर्ट नहीं जाते तब तक क्लियर आंसर नहीं मिलने वाला। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कहा था फेयर डीलिंग को इंटरप्रिटेशन के लिए खुला रखा गया है ताकि फ्री स्पीच और आर्टिकल 19 को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन प्रैक्टिकली एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर ANI जैसे बड़े मीडिया हाउस के खिलाफ कोर्ट कैसे जा पाएगा? बड़े बड़े लॉयर्स भी कहते हैं कि इंडिया का कॉपीराइट लॉ आउटडेटेड है, इसे इंटरनेट और डिजिटल क्रिएटर्स के हिसाब से रीराइट करने की जरूरत है। और यहीं पर ANI जैसे ग्रुप्स लूप होल पकड़ लेते हैं।
वो जानते हैं कि लॉ वेग है, यूट्यूब क्रिएटर डरता है और कोर्ट जाने की कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है, तो एएनआई कॉन्फिडेंटली 50-50 लाख रुपए की मांग करता है और कहता है लॉ हमारी साइड है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो कोर्ट में मिलो। लीगल ब्लैकमेल का सबसे साफ एग्जांपल यही है। कॉपीराइट इसलिए बना था कि क्रिएटर्स का काम चोरी ना हो, लेकिन अब उसी कॉपीराइट को यूज करके असली क्रिएटर्स को चुप कराया जा रहा है। अब सोचिए कोई भी मीडिया हाउस 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेज दे, यूट्यूब आपका चैनल डिलीट कर दे, क्या ये सिस्टम सही है? यही होता है यूट्यूब पर। यूट्यूब के पास 2 तरह के कॉपीराइट टूल्स हैं। सबसे पहला है कंटेंट आईडी, जहां बड़े मीडिया हाउसेस अपने फुटेजेस अपलोड करते हैं और यूट्यूब ऑटोमेटिकली वीडियो मैच करता है। क्लेम आने पर 3 ऑप्शंस होते हैं, वीडियो को ब्लॉक कर दो, एड रेवेन्यू खुद रखो या सिर्फ ट्रैक करो। लेकिन एएनआई जैसी एजेंसीज क्या करती हैं, वो कंटेंट आईडी से रेवेन्यू नहीं कमाती, वो बेचती हैं मैनुअल कॉपीराइट स्ट्राइक्स। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि मैनुअल स्ट्राइक्स का मतलब है यूट्यूब वीडियो हटा देगा और चैनल पर स्ट्राइक लगा देगा। यूट्यूब का 3 स्ट्राइक रूल कहता है 90 दिन के अंदर अगर 3 स्ट्राइक्स आ गई तो चैनल हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है। अब एएनआई जैसी कोई एजेंसी क्या करती है, वो पहले वेट करती है ताकि क्रिएटर उसके कंटेंट का 2-3 बार इस्तेमाल कर ले, फिर वो एक ही दिन में 3 स्ट्राइक्स दाग देती है और YouTube तुरंत एक्शन ले लेता है। वीडियो हटती है, स्ट्राइक लगती है और चैनल को मिलता है 7 दिन का फाइनल वार्निंग। ऐसे ही एक क्रिएटर ने बताया कि YouTube ने उससे कहा कि 7 दिन में काउंटर नोटिस दो या फिर चैनल डिलीट कर देंगे। अब बताइए 7 दिन में एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर क्या कर सकता है? लीगल नोटिस भेजे, कोर्ट जाए या फिर एएनआई से हाथ जोड़कर पैसों की नेगोशिएशन करे? इस पर YouTube खुद क्या कहता है? उनके स्पोक्सपर्सन ने कहा कि हम सिर्फ टूल्स देते हैं, कॉपीराइट होल्डर्स अपनी क्लेम डाल सकते हैं और क्रिएटर्स डिस्प्यूट कर सकते हैं। मतलब YouTube खुद फेयर यूज डिसाइड नहीं करता। YouTube ने साफ कहा हम ये डिसाइड नहीं करते कि कंटेंट लीगल है या नहीं, हम सिर्फ दोनों पार्टीज को प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर एएनआई ने स्ट्राइक मारी तो YouTube वीडियो को तुरंत हटा देता है, चैनल को पेनलाइज करता है और क्रिएटर को बोलता है अब तुम प्रूव करो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। यानी पहले पनिशमेंट बाद में प्रोसेस। क्रिएटर्स का कहना है YouTube का सिस्टम कॉपीराइट होल्डर्स के फेवर में बना है, क्रिएटर्स की फेयर यूज की राइट्स को पूरी तरह इग्नोर करता है और यही वजह है कि एएनआई जैसे मीडिया हाउसेस बार बार जीत जाते हैं। YouTube का सिस्टम ऐसा डिजाइन है कि जो लाउडेस्ट बोले उसी की मानी जाए, चाहे वो गलत हो। इस सिस्टम का नाम होना चाहिए शूट फर्स्ट जस्टिफाई लेटर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, इस सब का असर। जब एएनआई जैसे मीडिया हाउसेस किसी इंडिविजुअल क्रिएटर को 50-50 लाख का सेटलमेंट देने को कहता है तो सवाल सिर्फ कॉपीराइट का नहीं रह जाता, अब वो सवाल है लाइवलीहुड का, मेंटल हेल्थ का और फ्री स्पीच का। अब इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपका चैनल 3 स्ट्राइक्स की वजह से बंद होने वाला है, वीडियोस डिलीटेड, मोनेटाइजेशन गॉन और 7 दिन का टाइमर चल रहा है। क्रिएटिविटी छोड़ो, अब तो पैनिक, एंजाइटी और बर्नआउट शुरू हो जाता है। मोहक ने खुद कहा मैं डरने वाला नहीं हूं, पर यह लड़ाई आसान नहीं है। कई क्रिएटर्स ने बताया कि वो वीडियोस बनाना छोड़ चुके हैं क्योंकि हर बार डर लगता है कि कौन सा क्लिप यूज करने पर स्ट्राइक मार दिया जाए। एक चैनल जिसने करीब 10 मिलियन यूजर्स तक की पहुंच बनाई थी, एएनआई के स्ट्राइक के तुरंत बाद उसका ट्रैफिक 4 मिलियन पर गिर गया, रेवेन्यू आधा हो गया। YouTube एल्गोरिदम भी पनिश करता है, जिस चैनल पर स्ट्राइक आती है उसकी बाकी वीडियोस की रीच भी कम हो जाती है। यानी ये सिर्फ कॉपीराइट नहीं, प्लेटफॉर्म लेवल पर शैडो बैन है। अब पॉलिटिकल कमेंट्री या जर्नलिज्म करने वाले यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में न्यूज क्लिप दिखाने से कतराने लगे हैं क्योंकि डर है कहीं एएनआई, इंडिया टुडे या कोई और चैनल पर स्ट्राइक ना मार दे। रिजल्ट क्या है इसका? एविडेंस बेस्ड जर्नलिज्म मारा गया। अब लोग सिर्फ बात करते हैं, विजुअल्स नहीं दिखाते ताकि बच सके। जिन क्लिप्स की जरूरत होती है कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, अब वो भी नहीं दिखाए जा रहे। और यही तो गोल है कॉपीराइट अब्यूजर्स का, जो सवाल पूछते हैं उनकी आवाज को दबा दो। इसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ क्रिएटर्स को नहीं होता बल्कि आम जनता को भी होता है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ वो कंटेंट रह जाता है जो सेफ है पर सच्चा नहीं है। फ्री स्पीच को मारने का सबसे आसान तरीका है उसे लीगल डर दिखा दो, और 2025 में एएनआई ये बखूबी कर रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या दुनिया में ऐसा कुछ पहले हुआ है, तो जवाब है हाँ। अमेरिका में 2017 में एक केस हुआ था, H3H3 प्रोडक्शंस वर्सेस मैट हॉस। YouTube के 2 क्रिएटर्स ने एक वीडियो में किसी और का वीडियो क्लिप यूज किया और उस पर कमेंट्री की, जिसे दूसरे बंदे ने कोर्ट में चैलेंज किया कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहकर। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा यह फेयर यूज है क्योंकि क्लिप का इस्तेमाल कमेंट्री और क्रिटिसिज्म के लिए किया गया था और ये ओरिजिनल वीडियो का मार्केट खराब नहीं कर रहा था। जज ने लिखा ये नया मीनिंग और एक्सप्रेशन ऐड कर रहा है, ये क्लिप की चोरी नहीं है। यानी कमेंट्री और क्रिटिक के लिए किसी क्लिप को यूज करना अमेरिका में लीगल है। अब अगर बात भारत की करें तो यहाँ ऐसा कोई प्रेसिडेंट आज तक नहीं है। अब जब तक कोई इंडियन कोर्ट ये फैसला नहीं देता कि 10 सेकंड की न्यूज क्लिप का यूज कमेंट्री में फेयर डीलिंग है,
तब तक मोहक मंगल जैसे क्रिएटर्स को हर बार एएनआई जैसी एजेंसी से लड़ना पड़ेगा। अब आते हैं एएनआई की सफाई पर। एएनआई का कहना है कि हमने अपनी मेहनत से कंटेंट बनाया है, हमें कॉपीराइट मिला है और उसका बचाव करना हमारा हक है। अगर कोई हमसे पूछे बिना इस्तेमाल करता है तो हम लाइसेंस फी मांगेंगे और वो 50 लाख भी हो सकता है। यानी एएनआई के हिसाब से 10 सेकंड यूज करने पर 50 लाख मांगना एक्सटॉर्शन नहीं, लीगल लाइसेंसिंग है। अब अगर यही लीगल है तो छोटे क्रिएटर्स कैसे बच पाएंगे? एएनआई ने यह भी कहा कि हमने कोई गलत नहीं किया, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाए। लेकिन कोर्ट जाना क्या हर यूट्यूबर के बस की बात है? लीगल राइट्स को लीगल हथियार बना देना एएनआई का ये नया मॉडल है और यही कारण है कि क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट और डिजिटल राइट्स के ग्रुप्स एएनआई को एक मीडिया हाउस नहीं, कॉपीराइट बुली कह रहे हैं। अब सवाल है, क्या कोई रास्ता है? क्या मोहक मंगल जैसे क्रिएटर्स हमेशा डरते रहेंगे? क्या कमेंट्री और जर्नलिज्म करने वाले यूट्यूबर्स को हर बार 50 लाख की धमकी दी जाएगी? जवाब है नहीं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ जरूरी रिफॉर्म्स चाहिए। सबसे पहला है फेयर डीलिंग को क्लियर करना होगा। इंडियन कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 52 वेग है। फेयर डीलिंग का मतलब क्या है? कितना कंटेंट यूज किया जा सकता है? कोई क्लैरिटी नहीं है। लॉ में साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि न्यूज रिपोर्टिंग, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, कमेंट्री, इन सब के लिए शॉर्ट क्लिप्स का यूज अलाउड है। अभी क्रिएटर्स को पता ही नहीं होता कि क्या वो सेफ हैं या स्ट्राइक के मुंह में है। दूसरा, फॉल्स क्लेम करने वालों पर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई मीडिया हाउस जानबूझकर फेयर यूज वीडियोस पर स्ट्राइक मारता है तो उस पर फाइन लगे या लीगल पेनल्टी हो। जैसे यूएस में है वैसे ही इंडिया में भी ऐसे प्रोविजंस आने चाहिए जिससे कॉपीराइट अब्यूज करने वालों को डर लगे। अभी तो क्रिएटर ही डरते रहते हैं। और तीसरा, यूट्यूब को अपना सिस्टम बदलना होगा। एक ही दिन में 30 स्ट्राइक्स आए तो चैनल डिलीट ना हो, उसे सिंगल इंसिडेंट माना जाए। फेयर यूज रिव्यू टीम बने जो मैनुअली जांचे कमेंट्री वाले वीडियोस को। स्ट्राइक लगने पर वीडियो हटे नहीं बल्कि पहले नोटिस मिले। 7 दिन ग्रेस पीरियड को बढ़ाया जाए ताकि क्रिएटर्स लीगल हेल्प ले सके। यूट्यूब सिर्फ टूल देने की बात करता है लेकिन टूल का मिसयूज रोकेगा कौन? और चौथा है लीगल सपोर्ट और कम्युनिटी बैकिंग। क्रिएटर्स को अकेले नहीं लड़ना चाहिए। लीगल क्लिनिक्स, IFF जैसे ग्रुप्स और कम्युनिटी को मिलकर कॉपीराइट अब्यूज के खिलाफ एक इकोसिस्टम बनाना होगा। पब्लिक प्रेशर भी एक वेपन है। एएनआई के खिलाफ जितनी ज्यादा कवरेज हुई उतनी ही उनकी सफाई आई। एक लैंडमार्क कोर्ट केस की जरूरत है। इंडिया में अभी तक कोई ऐसा मेजर जजमेंट नहीं आया जो यूट्यूबर्स को फेयर डीलिंग का प्रोटेक्शन दे। अगर मोहक या कोई और क्रिएटर ऐसा केस जीते तो वो फ्यूचर में हजारों लोगों को बचा सकता है, जैसे H3H3 ने यूएस में किया था। बॉटम लाइन ये है कि लड़ाई सिर्फ यूट्यूब वीडियोस की नहीं है, ये लड़ाई है भारत में फ्री स्पीच डिजिटल एज में कैसे बचेगी इसकी। कॉपीराइट का मिसयूज बंद करना होगा वरना हर वो आवाज जो सच बोलती है एक दिन चुप हो जाएगी। आज मोहक मंगल का चैनल है, कल आपका हो सकता है। आज एएनआई है, कल कोई और बड़ा मीडिया हाउस हो सकता है। जब कॉपीराइट कानून क्रिएटर्स को बचाने के बजाय उन्हें डराने का हथियार बन जाए तो समझ लीजिए कानून नहीं, ताकत बोल रही है। YouTube क्रिएटर्स को लड़ना होगा ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उस डिजिटल आज़ादी के लिए जो हमने बड़ी मुश्किल से बनाई थी। जो लोग आज फेयर डीलिंग के नाम पर 50 लाख रुपए मांग रहे हैं वो भूल रहे हैं कि आवाजों को दबाने से सच नहीं रुकता। हमने देखा रवीश कुमार को, हमने देखा न्यूज लॉन्ड्री को, अब मोहक को, अब और नहीं। अगर आप इस लड़ाई के साथ हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर भेजिए, ट्विटर पे डालिए, स्टेटस पे लगाइए, कमेंट में बताइए क्या आपको भी कॉपीराइट स्ट्राइक मारी गई है। और याद रखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई क्रिएटर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है आपकी, मेरी और उस हर आवाज की जो सवाल पूछती है। मिलते हैं नो नॉनसेंस के अगले एपिसोड में। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।